मैं डॉक्टर अनीता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग डीबीएस कॉलेज कानपुर से आपके समक्ष एमए 6 सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र अस्मिता मूलक विमर्श पर कुछ विचार साझा कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि अस्मिता किसे कहते हैं। समाज में जो भी व्यक्ति है उनका अपना अनूठा व्यक्तित्व है, उसकी समाज में अपनी एक पहचान है और यही कारण है कि प्रत्येक शख्स एक दूसरे से अलग होता है। जैसे जब हमारा जन्म होता है तो हमारी पहचान स्वयं की नहीं होती है, बल्कि हमारी पहचान हमारे माता पिता से होती है। जैसे लोग पूछते हैं कि आपके माता पिता का क्या नाम है, तो जब हम उनका नाम बताते हैं तब हमारी पहचान माता पिता के नाम से होती है। उसके बाद हमारी पहचान हमारे परिवार से होती है, गांव से होती है। उसके बाद हमारी पहचान हमारे स्कूल से भी होने लगती है कि हम फला स्कूल में पढ़ते हैं। और उसके बाद जब हम अपने गांव, शहर और प्रदेश से बाहर जाते हैं तब हमारी पहचान के लिए हमें अपने प्रदेश की आइडेंटिटी को दिखाना पड़ता है। और हम प्रदेश से जैसे केरल चले जाएं तो वहाँ भी हमें अपनी पहचान दिखानी पड़ेगी। तो पहले हमारी अस्मिता किस प्रकार की रहती है? क्षेत्रीय रहती है कि हम किस क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद हमारी पहचान भारतीय से होने लगती है। जैसे हम यदि यूरोप देशों में जाते हैं तो वहाँ हमारी अस्मिता भारतीय होने से पहचानी जाती है। हम यूरोप में हों, जापान में हों, ऑस्ट्रेलिया में हों, कहीं भी हों, हम अपनी भारतीय अस्मिता को लेकर ही जीते हैं। हमारी अस्मिताएं नाना प्रकार की होती हैं। यहाँ तक कि अस्मिता की पहचान लिंग के आधार पर भी होती है। जैसे बचपन में कोई लड़की है, कोई लड़का है, इसके आधार पर भी उसकी पहचान होती है। अब इसके बाद आपकी अस्मिता जाति पर भी आधारित होती है। जैसे जो सामाजिक संरचना का मूलभूत आधार है, आपकी क्या जाति है, आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इससे भी आपकी पहचान होती है। इसके साथ साथ धर्म भी आपकी अस्मिता को परिभाषित करता है कि आप किस धर्म का पालन करते हैं। इसी प्रकार भाषा भी हमारी अस्मिता की पहचान है, अर्थात भाषा बोलने वाले की अपनी पहचान है। अस्मिता शब्द से डॉक्टर नामवर सिंह तो परहेज करते हैं। इसके विषय में वो कहते भी हैं कि मेरी जानकारी में हिंदी में 1950 के आसपास अज्ञे जी ने आइडेंटिटी के अर्थ में अस्मिता को चलाया। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी सुविधाएं होती हैं। वे एक भाषा से हैं, यह प्रमाण भी दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा अलग अलग होती है। जैसे एक ही भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों में उच्चारण, शब्द चयन एवं शैली के स्तर पर भेद पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से मूल रूप से हम कह सकते हैं कि किसी वर्ग, समाज और राष्ट्र आदि की अस्मिता उसकी भाषा में भी उसकी पहचान रखती है। अब जैसे कि व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है, इसका पता हम भाषा से लगा सकते हैं। किसी बच्चे, युवा और बुजुर्ग की भाषा में भी अंतर होता है। तो जो हमारी जैसे भौगोलिक अस्मिता का परिचय भी भाषा के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति से बातचीत करके भी हमें उसके भौगोलिक क्षेत्र अर्थात उसके निवास स्थान का पता चल जाता है। जैसे हिंदी में बहुत सारी बोलियां आती हैं। जब कोई व्यक्ति मानक हिंदी में बात करता है तो उसके क्षेत्र की बोली का प्रभाव थोड़ा कम होता है। उसी प्रकार से समाज का विभिन्न वर्ग अपनी विशिष्ट भाषिक क्षमता, भाषा शैली के माध्यम से स्वयं की अस्मिता को हम समझ पाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भाषाई अस्मिता भी किसी भी देश की एकता में अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। अब राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान क्या है? भाषा है। सांस्कृतिक भाषा परंपरा से जुड़ी किसी भी राष्ट्र की ताकत होती है, जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अस्मिता बोध की प्रधानता भी हमारे अंदर
रहती है। जैसे व्यक्ति और समुदाय समाज में अपनी विशेष अस्मिता को बनाए रखना चाहते हैं। परिवेश के साथ अलगाव की भावना व्यक्ति में अस्मिता का प्रश्न उठाती ही है। अब हम देखेंगे कि अस्मि शब्द अस धन गिन से बना है। अस्मि अर्थात मैं हूँ। अस्ति की भाववाचक संज्ञा क्या है? अस्मिता है। इस शब्द से स्वत्व अर्थात मैं का बोध होता है। ये एक ऐसा दायरा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति और समुदाय ये बताते हैं कि वे खुद को क्या समझते हैं। अस्मिता का ये दायरा अपने आप में बौद्धिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संरचना का रूप ले लेता है, जिसकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति और समुदाय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हम ये देखते भी हैं कि अस्मिता का जो प्रश्न है वो सिर्फ विचारधारा के रूप में नहीं दिखाई देता है, बल्कि हमारे सामने आंदोलन के रूप में सामने आता है। व्यक्ति उसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक कर सकता है। व्यक्ति के सामने वैयक्तिक अस्मिता के साथ साथ बहुत सारी वर्गगत अस्मिताओं का प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। वैयक्तिक अस्मिता का प्रश्न तो उठता ही है, वहीं समाज में अनेक अस्मिताएं जैसे दलित अस्मिता, आदिवासी अस्मिता, अल्पसंख्यक अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता, भाषाई अस्मिता, राष्ट्रीय अस्मिता इत्यादि के प्रश्न हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो अस्मिता प्राप्ति के संघर्ष की शुरुआत जो है वो किस प्रकार से शुरू होती है? वंचित, पीड़ित और प्रताड़ित होने के एहसास से ही शुरू हो जाती है, जिससे अपनी पहचान को प्राप्त करना व्यक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य हो जाता है। अब जो समाज है जो अपने अधिकारों से वंचित है वो उनके साथ अन्याय सदियों से होता चला आ रहा है, तब वो शोषण के खिलाफ खड़ा होने का प्रयास करने लगता है। व्यक्ति की एक अस्मिता तो होती नहीं है, बल्कि अनेक अस्मिताएं होती हैं। परिस्थितियों के अनुसार कभी एक तो कभी दूसरी अस्मिता महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसी स्थिति होती है उसी प्रकार से अस्मिता का अपना महत्व हो जाता है। अस्मिता किसी से किसी प्रकार की दया भी नहीं चाहती है, बल्कि वह हक चाहती है। व्यक्ति को जब मांगने पर भी अपना अधिकार, अपनी पहचान नहीं मिलती, तब वहाँ पर हिंसा का जन्म होता है। जैसे व्यक्ति उपेक्षित जीवन जीते जीते मन में उसके विद्रोह की भावना पनपने लगती है और तब व्यक्ति विद्रोही हो जाता है। कोई कितना भी शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, जब उसके मन का कार्य नहीं होता है तब उसके मन में धीरे धीरे विद्रोह उत्पन्न होने लगता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अस्मिता अपनी निजी पहचान के साथ साथ उस क्षेत्र और समाज की पहचान भी है जो हमारे जीवन के संदर्भ हैं। संदर्भ क्या हैं? जैसे जाति, रंग, वर्ग, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, जेंडर, पेशा इत्यादि के रूप में ये सब हमारे जीवन का हिस्सा हैं। अब इसी प्रकार से हिंदी साहित्य में अस्मिता मूलक विमर्श 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुआ और बहुत कम समय में अपने व्यापक रूप को धारण कर लिया और साहित्य में विमर्श के विभिन्न आयाम हमें दिखाई देते हैं, जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, प्रवासी विमर्श, बाल विमर्श, वृद्ध विमर्श, किसान विमर्श, मजदूर विमर्श, युवा विमर्श, पुरुष विमर्श आदि बहुत सारे विमर्श हमें देखने को मिलते हैं। अब ये सब विमर्श जो हैं मानवीय विमर्श के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण विमर्श, भाषा विमर्श, संस्कृति विमर्श, जीव जंतु विमर्श ये सब मानवेतर विमर्श के अंतर्गत आते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि अस्तित्व का अर्थ मतलब
मौजूदगी, विद्यमानता और सत्ता का भाव है। अर्थात जब निर्णय लेने का समय आए तब उसे समानता का अधिकार प्राप्त हो, किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना वहां पर समाहित न हो। इस प्रकार अस्तित्व मूलक विमर्श का मतलब जो लोग हाशिए का जीवन जी रहे हैं उनकी समाज में मौजूदगी हो और जो भी निर्णय की प्रक्रिया हो उसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो, न कि उन पर कोई निर्णय थोप दिया जाए। और यदि हम साहित्य में अस्मिता मूलक विमर्श देखें तो वहाँ दृष्टिकोण से देखने को मिलता है कि दो प्रकार का दृष्टिकोण है, जिसमें पहली है सहानुभूतिपरक लेखन। सहानुभूतिपरक लेखन के अंतर्गत क्या है कि जिसके अंतर्गत लेखक स्वयं उस पक्ष से संबंधित तो नहीं होता है, लेकिन हाशिए में धकेले गए पक्ष के जीवन के संघर्ष को देखकर, विचार करके, मनन करके अपने साहित्य में उनकी बातों को उकेरता है और लोगों में मानवीय संवेदना को जागृत करने का प्रयास करता है। जैसे प्रेमचंद की रचना ठाकुर का कुआं व सदगति में इस प्रकार की सहानुभूतिपरक अस्मिता मूलक विमर्श का रूप हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से दूसरा दृष्टिकोण है स्वानुभूतिपरक लेखन। अब स्वानुभूतिपरक लेखन में क्या है, जिसमें लेखक स्वयं हाशिए पर धकेल दिए गए पक्ष को रखता है और वह अपनी वेदना, व्यथा समाज के दूसरे पक्ष द्वारा स्वयं अन्याय, अत्याचार, शोषण की आत्मसात पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन में इसी प्रकार का स्वानुभूतिपरक अस्मिता मूलक विमर्श हमें देखने को मिलता है। अब कुछ लोग तो विमर्श से मतलब निकालते हैं जोई सोई का चुगावे, मतलब कि विमर्श में पक्ष और विपक्ष दोनों मानदंडों के अनुसार सोच विचार किया जाता है। जो जिसके मन में आए वो अपना जोई सोई, कि जिसको जो मन में आए वो अपना गाए। तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता, अनुपयोगिता, लाभ, हानि आदि पर विचार किया जाता है। समय के साथ साथ साहित्य में नए नए विमर्शों ने भी जन्म लिया और इन विमर्शों का आधार रहे हमारे बदलते सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिवेश। बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक परिवेशों में विमर्शों को नए प्रतिमान दिए। 21वीं सदी में औद्योगिकरण जैसे बहुत सारे नए नए उद्योगों की स्थापना हुई। तकनीकीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारवाद, व्यक्तिवाद, बहुत सारी चीज़ों ने मनुष्य को प्रभावित किया। और अगर हम इससे विकास देखें तो बहुत सारा विकास तो हमारे समाज में हुआ है, लेकिन मनुष्य नई नई समस्याओं से भी ग्रसित हो रहा है। आधुनिक जगत का मनुष्य खिन्न है, वो अपने जीवन से ऊबने लगा है, वो अकेलेपन और तनाव से भरा हुआ है। केवल शहरी जीवन में ही नहीं बल्कि शहरी भाग दौड़ से दूर बसे किसान, आदिवासी तथा दलितों की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। अस्मिता शब्द क्या है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं विमर्श शब्द पर। विमर्श शब्द का अर्थ है आलोचना, व्याकुलता, क्षोभ। महान विचारक अभय कुमार दुबे इसका अर्थ बताते हैं कि दो वक्ताओं के बीच संवाद या बहस या सार्वजनिक चर्चा, जो हम समझते हैं कि विमर्श शब्द जागरूकता का परिचायक है और वहीं इसके द्वारा सामाजिक स्तर पर समस्या से निजात भी मिलती है। किसी भी समाज में व्यक्ति और जाति को चेतनाशील बना करके दिशाहीनता से बचाने का पूर्ण प्रयास विमर्श करता है। अब इस प्रकार से हम देखें तो सामान्य रूप से विमर्श से तात्पर्य है चर्चा, परिचर्चा, संवाद, तर्क वितर्क आदि। दूसरे शब्दों में कहें तो जब व्यक्ति किसी समूह में किसी विषय पर चिंतन,
अथवा चर्चा परिचर्चा आदि करता है तो उसे विमर्श कहा जाता है। या जब कोई व्यक्ति किसी विषय को लेकर के अकेले में गहन चिंतन मनन करके किसी समूह में जाकर उस विषय पर अन्य व्यक्तियों से तर्क वितर्क करता है तो उसे विमर्श कहते हैं। इसी प्रकार से अस्तित्व मूलक विमर्श हमें यह बताता है कि किसी एक पक्ष से जुड़े विचारों, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की परिस्थितियों, मान्यताओं को दूसरे पक्ष पर थोपा नहीं जाना चाहिए। उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका चुनाव स्वयं उसे करने देना चाहिए। अस्तित्व मूलक विमर्श के मूल में अस्मिता और अस्तित्व के लिए संघर्ष ही इसका मूल रहा है और इस संघर्ष की शुरुआत में दो पक्षों में किसी एक पक्ष को महत्व नहीं देना और किसी एक पक्ष पर जबरन मान्यताओं, परंपराओं के नाम पर दबाव बनाकर अधिकारों से वंचित रखने की प्रवृत्ति की प्रबलता ही दमित, पीड़ित, शोषित, वंचित पक्ष को अपनी स्वतंत्रता और अपने अस्तित्व को लेकर सोचने पर विवश करती है। अब हम देखें तो अस्मिता के दो पहलू हैं। पहला वैयक्तिक अस्मिता, दूसरा सामाजिक अस्मिता। अब नारी हो या पुरुष हो, किसी की भी वैयक्तिक अस्मिता उसके आत्मसम्मान का मूल्य होती है। हमें अपनी वैयक्तिक अस्मिता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब हुआ क्या कि पश्चिमी देशों के अंधानुकरण में हम वहाँ की सामाजिक विकृतियों को गले लगाते जा रहे हैं, जिससे हमारी सांस्कृतिक अस्मिता खतरे में पड़ती जा रही है और वैयक्तिक अस्मिता संघर्ष की स्थिति में आती जा रही है। हम अपने परिवार के नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक आदतों को ग्रहण तो करते हैं, जो हमारे गुणों को समाज में स्थापित करने का कार्य भी करते हैं और वही हमारी पहचान भी निर्धारित कराते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में अस्मिता के निर्माणक के रूप में हमारा परिवेश भी समाहित होता है। परिवार से संबंधित कारक लालन पालन, माता पिता, नातेदारी, परिवार की संरचना सब इसमें समाहित होते हैं। शैक्षिक संस्थाएं और राष्ट्र से संबंधित जितने भी कारक हैं, हमारी भाषा है, हमारा ज्ञान कौशल है, उन सब के साथ साथ मित्रों, शिक्षकों और शासन प्रशासन का प्रभाव भी हमारी अस्मिता पर प्रभाव डालता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो हैं वो हमारे पड़ोस, सामाजिक संस्थाएं, धर्म, सांस्कृतिक व्यवहार, सामाजिक स्थिति, संस्कृति का प्रभाव, इस प्रकार से ये सब कारक हमारी वैयक्तिक अस्मिता पर प्रभाव डालते हैं। अब इसी प्रकार से जो दूसरा पहलू है वो है सामाजिक अस्मिता। जैसे कि मैं कौन हूँ, ये एक अहम प्रश्न सदा से प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठता रहता है। साधारण रूप से देखें तो यह प्रश्न बहुत ही सरल है। व्यक्ति अपनी पहचान को कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक विशेषताओं या गुणों के रूप में परिभाषित करता है। जैसे वह कहता है कि मेरा नाम फलां फलां है, मैं एक परिश्रमी और खुश मिजाज व्यक्ति हूँ, लेकिन इसके बाद वह अपनी पहचान को सामाजिक संदर्भों में भी बतलाता है। जैसे मैं भारतीय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अथवा मैं किसी संगठन पर ऊंचे पद पर कार्यरत हूँ इत्यादि। तो जैसे व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान के लिए और फिर किसी समूह का सदस्य होने की पहचान के लिए, तो हमारे जीवन में अस्मिता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब जो सामाजिक अस्मिता है वो उसकी धारणा गौरव के लिए हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है। इससे व्यक्ति को अपने समूह में सुप्रतिष्ठित होने का अनुभव भी मिलता है और साथ ही इससे एकात्मकता का भाव पनपता है। उदाहरण के लिए, जब इंडिया किसी दूसरे राष्ट्र के साथ क्रिकेट मैच में विजयी घोषित होता है तो हमें अपार खुशी मिलती है, लेकिन जब हारता है
तो अपार दुख का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भारतीय समाज के एक नागरिक के रूप में अपनी पहचान कायम करते हैं। हमारे अंदर भारतीयता की भावना पनपती है। तो इसी प्रकार से सामुदायिक अस्मिता के बोध को जागृत करने के लिए किया गया विमर्श ही अस्मिता